हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। एंड इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन में बच्चों यूज होता है एन फैक्टर का। तो एन फैक्टर निकालने के क्या तरीके हैं, एन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है एन फैक्टर कैलकुलेट करने का, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आप हेडिंग में लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अबाउट इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का दो कंसेप्ट है, एक ओल्ड कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट। ठीक है, और न्यू कंसेप्ट का ही ज्यादातर यूज होता है, और जो प्रॉब्लम हमारे नीट में या जेडब्ल्यू में आता है बच्चों, वो न्यू कंसेप्ट से ही आता है। ओल्ड कंसेप्ट डेफिनेशन बेस्ड है, जो मैं आपको यहां नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं यहां मेन जो न्यू कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वेट का, वही आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कि आप कैसे किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता होगा कि जब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन में एन फैक्टर का यूज होता है। ठीक है, अब एक बात बता दूं, इस वीडियो को जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो ना देखें। रीजन ये है कि मैं ये रिवीजन के पर्पज से बना रहा हूं। 11th क्लास के बच्चे जो डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है सीक्वेंस वाइज, उसे ही देखें। ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए है, और जो रिपीटर हैं उनके लिए, जो इस साल एग्जाम देने वाले उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंट वेट में एन फैक्टर का यूज होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एन फैक्टर के कैलकुलेशन का मेथड भी बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ पूरा इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट बताने वाला हूँ। बच्चों, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है कि इक्विवेलेंट वेट जिस भी सब्सटेंस का निकालना है, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, मॉलिक्यूलर मास, और उसको डिवाइड कर दीजिए उसी सब्सटेंस के एन फैक्टर से, डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं उसी सब्सटेंस का आप एन फैक्टर भी यूज करेंगे बच्चों, तब जाके ये इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू कंसेप्ट। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही चीज इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पहले भी ओल्ड कंसेप्ट था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन के बेस पे बताया गया। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट का इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जाता है, और इस फॉर्मूले का यूज करना सिंपल है, बिल्कुल इजी है। जिस भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है बच्चों, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास का यूज कर लीजिए, और उसी सब्सटेंस के एन फैक्टर का पहले कैलकुलेशन करिए, देन मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए एन फैक्टर से, तो जो वैल्यू आता है वो हो जाता है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये मॉलिक्यूलर मास तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट ध्यान दें कि किसी भी टाइप के सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना पॉसिबल है बच्चों, मतलब एटम का भी, आयन का भी, और मॉलिक्यूल का भी। तो कंडीशन ये है कि नॉर्मली अगर इस फॉर्मूले को और जरा अच्छे से लिखें तो कंडीशन ये हो जाता है कि अगर आप मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास यूज करिए, अगर एटम का यूज कर रहे हैं तो एटॉमिक मास यूज करिए, आयन का यूज कर रहे हैं तो आयनिक मास यूज करिए, और डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अगर यूज कर रहे हैं तो जिस मॉलिक्यूल का ये मास आप यूज कर रहे हैं उसका एन फैक्टर, अगर एटम का एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं तो जिस एटम का आप एटॉमिक मास यूज करेंगे उसका यूज करिएगा एन फैक्टर, जिस आयन का आप यूज करेंगे आयनिक मास, उसी का आप यूज करेंगे बच्चों एन फैक्टर। मैं आपको बता दूं, ये सब जो भी हम लेंगे, ठीक है, वो ऑलवेज एक मोल के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होता है। एक मोल का ही आप लेंगे, जैसे एटम का मास ले रहे हैं तो 1 मोल के मास लेंगे, अगर आप आयन का मास ले रहे हैं तो 1 मोल का ही मास लेंगे, मॉलिक्यूल का मास ले रहे हैं तो भी 1 मोल का। ठीक है, और जो एन फैक्टर का ये कैलकुलेशन है, ये भी ऑलवेज बच्चों 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिए। थीम यही है, इक्विवेलेंट वेट हम डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो ये मॉलिक्यूलर मास
या जो एटॉमिक मास या आयनिक मास जो आप यूज कर रहे हैं वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे, और ये जो n फैक्टर भी आप कैलकुलेट करेंगे वो बच्चों वो भी आप 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहां तक ये बात मैंने बता दिया, फॉर्मूला भी आप सीख गए। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब्सटेंस आपने यूज किया। ठीक है, जिस टाइप के सब्सटेंस का आप यूज करेंगे उसके बेसिस पे ही जाके आप एन फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो एन फैक्टर का कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस में। अगर सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है ना, उसके बेसिस पे जाके बच्चों हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उस बेसिस के बिहेवियर पर जाके हमने ऑब्जर्व किया है कि एन फैक्टर निकालने का टोटल 5 मेथड है। ठीक है, टोटल 5 मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने का 5 मेथड आप सीख लिए तो आपको इक्विवेलेंट वेट के प्रॉब्लम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो पांचों मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके पॉइंट लिखेंगे सिंस एटॉमिक मास आयोनिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास is the weight of 1 mole substance, is the weight of 1 mole substance. Hence n factor is always calculate with respect to 1 mole of substance। मतलब अब 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही n फैक्टर ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे। सीधा बात मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास है ना, आयन है तो उसके आयनिक मास, और डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम जा रहे हैं कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा बात है कि जिस भी सब्सटेंस का बात कर रहा है XYZ, जिसका भी बोल रहा है आपको कैलकुलेट करने इक्विवेलेंट वेट, तो सीधा बात है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। एंड n फैक्टर भी आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब कंडीशन ये ऑब्जर्व हुआ है कि जब आप n फैक्टर निकालने जाते हैं तो n फैक्टर निकालने का टोटल 5 तरीका ऑब्जर्व हुआ है ना। तो लिखिएगा हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। बच्चों ये जो n फैक्टर है ना, इसको मान लीजिए हम n से रिप्रेजेंट करें, या डायरेक्ट लिख देता हूं n फैक्टर। इस n फैक्टर को निकालने का टोटल 5 तरीका है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिस सब्सटेंस का आप n फैक्टर निकालने जाएंगे उसका n फैक्टर इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस एट दैट टाइम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा किसी केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन में कैसा वो ट्रीट कर रहा है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। दूसरी बात, अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में बोला जा रहा है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस किस टाइप का सब्सटेंस है, उसके बेसिस पे जाके हम लोग n फैक्टर निकालते हैं। और इसका मेथड बच्चों, फर्स्ट मेथड A, सेकेंड है B, C, N, V। और ये मैं बता दूं, ये A हो गया बच्चों एसिडिटी, B हो गया बेसिसिटी, C हो गया चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर,
और V हो गया वैलेंसी। तो देखिए जब सब्सटेंस बेस होगा तो बेस के लिए क्या डिफाइन होता है बच्चों, एसिडिटी। एसिडिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका मेन फैक्टर। तो ये जो कंडीशन है एसिडिटी वाला, इट इज डिफाइंड फॉर व्हाट, बेस, ठीक है। और ये जो बी है बेसिसिटी, बेसिसिटी डिफाइन होता है एसिड के लिए, मतलब ये जो बी आपको दिख रहा है बच्चों ये बेसिसिटी है, और ये किसके लिए डिफाइन होगा, एसिड के लिए। मतलब एसिड के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो उसका बेसिसिटी निकालना पड़ेगा, बेस के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो उसका एसिडिटी निकालना पड़ेगा। और ये आयन के लिए, आयन में क्या होता है, चार्ज, तो आयन का एन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग चार्ज, ठीक है। और ये किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस केस में अगर आपको बच्चों कैलकुलेट करने बोल रहा है कि बताइए उसका एन फैक्टर क्या है, तो उसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, कितना हो रहा है, मतलब कितना का लॉस कर रहा है पर मोल या कितना का गेन कर रहा है, वही उसका एन फैक्टर होता है। इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एन से, है ना। और ये किसके लिए डिफाइन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और ये जो भी है वैलेंसी, इट इज डिफाइंड फॉर व्हाट, एटम। किसी भी एटम का अगर आप निकालते हैं एन फैक्टर तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, वैलेंसी। तो कुल मिला के मैंने आपको 5 मेथड बता दिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर बच्चों। A4 एसिडिटी, B4 बेसिसिटी, C4 चार्ज, N4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट इज लॉस और गेन, B4 वैलेंसी। एसिडिटी डिफाइंड फॉर बेस, बेसिसिटी डिफाइंड फॉर एसिड, है ना, एंड चार्ज डिफाइंड फॉर आयन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिफाइंड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या सिंपल सा नॉर्मली कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर रहा है, उस बात से ये एन का वैल्यू कैलकुलेट होगा। मतलब ये एन हम कैलकुलेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में जाके। और ये भी वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी। और ये डिफाइन होगा किसी एटम के लिए। तो ये टोटल 5 मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, सीधा सा 5 मेथड। अब एक बात मैं बता दूं, एन फैक्टर निकालने जा रहे हैं ना तो आपको एकदम अपना दिमाग ओपन रखना पड़ेगा, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस आप देख लिए तो पहले आप उसके बारे में पता करिए कि उसकी बिहेवियर कैसी है, किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो उसके बिहेवियर पता करने के बाद आप ये देखो कि उसमें आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, एसिडिटी वाला, बेसिसिटी वाला, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला, वैलेंसी वाला या चार्ज वाला, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। एक बात तो क्लियर पिक्चर याद रखें, एसिडिटी तब कैलकुलेट करेंगे जब बेस होगा, बेसिसिटी तब कैलकुलेट करेंगे जब एसिड होगा, है ना। चार्ज तब देखेंगे जब कोई आयन होगा या सॉल्ट होगा, ठीक है, किसी सॉल्ट के लिए भी चार्ज के बेसिस पे जाते हैं। फोर्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तब देखेंगे जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कर रहा हो, किसी भी टाइप, वो सॉल्ट हो या कोई भी हो, ठीक है। दूसरी बात जो है वो वैलेंसी, वो किसी एटम के लिए। तो आपको सब्सटेंस देख के पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा कंसेप्ट हम लगाए फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल का, देखिए जैसे ये दिया H2C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है बच्चों, ये ऑक्जेलिक एसिड। तो हमने आपको एक बात बता दिया कि एसिड, जो एसिड है उसका अगर एन फैक्टर निकालना हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कि आपका कंसेप्ट ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। अभी बेसिसिटी क्या होता है क्या करके जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। और वैसे आपको तो पता ही होगा अगर आप रिपीटर या 12th में है तो, है ना, कि किसी एसिड के पास जितना H+ लॉस करने का टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड का बेसिसिटी, ठीक है बच्चों। मतलब जितने रिप्लेसेबल H+ प्रेजेंट है किसी एसिड के पास, वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब ये दिया है, बोला बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, नॉर्मली तो M/N फैक्टर, M तो पता है, इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे, बट N फैक्टर कैसे निकालेंगे पहले सोचना पड़ेगा क्योंकि पर्टिकुलरली लिख के दिया है। अब देखिए ये एसिड है, ठीक है, तो अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, तो देखिए हो सकता है कि 2H+ और प्लस C2O4 -2 जनरेट करे। तो देखिए ये अभी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों,
एसिड की तरह। क्यों बोले एसिड? क्योंकि ये H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तब देखिए अगर ये H प्लस रिलीज कर रहा है, देन इस केस में 2 H प्लस रिलीज किया, तो अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। मतलब जितना H प्लस लॉस करता है कोई एसिड, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर भी इसका क्या हो गया, 2। दूसरा कंडीशन ये भी तो है कि हो सकता है कि एक ही H प्लस लॉस करे, जरूरी तो नहीं है कि एक रिएक्शन में 100% दोनों H प्लस लॉस ही कर दे। ये तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये किस टाइप के बेस से रिएक्ट कर रहा है, कितने मोल बेस से रिएक्ट कर रहा है ना। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना H प्लस ये रिलीज करने वाला है। तो एक तो चांस है कि मैक्सिमम ये 2 H प्लस रिलीज करेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक H प्लस रिलीज करे और साथ में बना ले HC2O4 माइनस। तो अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए इसने कितना H प्लस रिलीज किया है, 1 H प्लस। तो इसका अभी इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना H2C2O4, जब ये मान लीजिए किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो उस टाइम ये बिहेव करता है बस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालिएगा तो बच्चों वैल्यू आ जाता है यहां पे +3। ठीक है, तो यहां से +3 से ये कार्बन जाता है +4 पे, तो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस। तो बिहेव एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस प्रोसेस में हमको देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है ना। तो उसके बेसिस पे जाके हम निकालेंगे फिर इसका क्या, एन फैक्टर। मतलब यहां रिएक्शन एन वाला कंसेप्ट लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला। तो उसके बेसिस पे जाके इसका एन फैक्टर निकलेगा। तो ये एग्जांपल इस बात का सबूत है कि आप एक बात रट के और कभी भी आप 100% इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से कायदे से सॉल्व करना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए एन फैक्टर निकालने का मेथड अच्छे से, कि एन फैक्टर हम कैसे निकालें, एन फैक्टर निकालने का क्या पर्टिकुलर वे होगा हमारा। ठीक है, किसी सब्सटेंस को देख के हम कैसे डिसाइड करें, क्या रूल है, क्या तरीका है। ठीक है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है तब कैसे निकालेंगे, या नॉर्मली सिर्फ सब्सटेंस लिख के दिया तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो जैसे यहां देखिए, जैसे इक्विवेलेंट वेट m बाय एन फैक्टर, अगर इस रिएक्शन का बात करें एन फैक्टर 2 तो m बाय 2 हो जाएगा, इस रिएक्शन का बात करें एन फैक्टर 1 तो m बाय 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट भी वेरी करेगा क्योंकि एन फैक्टर डिफरेंट कंडीशन पे हो सकता है वेरी करे। एक ही सब्सटेंस अलग अलग बिहेवियर भी तो शो करता है ना। बस उसी तरीके से, समझ गए। तो ये कंडीशन है कि एन फैक्टर निकालने के लिए पूरा कंसेप्ट आपको समझना होगा। अब ये जो मैं इसमें जो पढ़ाने वाला एन फैक्टर निकालने मेथड, इतना तो बता ही दूंगा कि कभी आपको दिक्कत ना जाए फिर एन फैक्टर कभी भी कैलकुलेट करने में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं इसके बारे में। पॉइंट लिखवा देता हूं, पहले पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पॉइंट में बच्चों लिखिएगा कि एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस, n factor of the substance depend upon n factor of the substance depend upon nature of the substance, nature of the substance which it is showing, in the given reaction, ऑब्लिक प्रॉब्लम। ठीक है, रिएक्शन ऑब्लिक प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि हर बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, इस वजह से। एंड इट कैन बी any one out of this 5 following, कौन कौन सा, A B C N V। मतलब एन फैक्टर निकालने का पूरा कंसेप्ट यही है
ABCNB। क्लियर? तो सीधा बात है। अब बच्चों हम लोग एक एक करके आप पढ़ेंगे यहां पे कि ए क्या है नहीं है, ठीक है। और मैं एक वीडियो क्लिप में एक ही बताऊंगा, जैसे अभी इसमें बताऊंगा ए के बारे में, नेक्स्ट में बी, फिर सी, फिर एन, फिर बी, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, ठीक है। समझ गए क्या? और ये वीडियो 11th वाले बच्चे प्लीज ना देखें, ये सिर्फ रिपीटर और जो बच्चे क्लास 12 में उनके लिए है स्पेशली, ठीक है। अब कंडीशन आप देखिए इसमें, फर्स्ट में हेडिंग में आप लिखिएगा ए का पूरा नाम है बच्चों एसिडिटी, ठीक है। ए को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिडिटी डिफाइंड फॉर बेस, ऐसा मत समझिएगा कि ए फॉर एसिड और ए फॉर एसिडिटी तो एसिडिटी डिफाइंड फॉर एसिड, तो गलत हो जाओगे। एसिडिटी डिफाइंड फॉर बेस एंड बेसिसिटी डिफाइंड फॉर एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर एसिड। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। एसिडिटी ऑलवेज किसके लिए डिफाइंड होगा? बेस के लिए। तो इसका डेफिनेशन पहले आप लिख लें कि एसिडिटी डिफाइंड फॉर बेस। सीधा बात याद रखिएगा कि एसिडिटी जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो किसके लिए डिफाइन होता है बच्चों? तो बेस के लिए। अब ये एसिडिटी क्या होता है? तो किसी बेस के पास जितना टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी होता है OH माइनस आयन प्रोवाइड करने का, वही उसका एसिडिटी कहलाएगा। मतलब दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितना रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होगा किसी भी बेस के पास, वही उसका बच्चों क्या कहलाएगा? एसिडिटी। दूसरा बात ये होता है कि बेस के लिए दो कंडीशन होता है, OH माइनस लॉस करना बेस का प्रॉपर्टी, और H प्लस एक्सेप्ट करना भी बेस का प्रॉपर्टी ही है। मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको भी बेस कहते हैं। तो कंडीशन ये बच्चों, अगर OH माइनस लॉस करने के टर्म्स में अगर एसिडिटी को डिफाइन करें तो सीधा बात देखिएगा कि कोई बेस कितना OH माइनस लॉस कर रहा है, जितना OH माइनस लॉस करेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा? एसिडिटी, ठीक है बच्चों। बट अगर नॉर्मली बस ऐसे लिख के दिया है कहीं, है ना, रिएक्शन नहीं है, नॉर्मली बेस लिख के दिया NaOH, COH ट्वाइस, AlOH3, है ना, तो इस कंडीशन में जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके पास OH माइनस लॉस करने का, वही उसका एसिडिटी कहलाएगा। बट जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उस रिएक्शन में उसने जो बेस है उसने कितना OH माइनस लॉस किया, ठीक है, वही उसका एसिडिटी। जितना रिएक्शन में जाके लॉस करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे उसका एसिडिटी जितना OH माइनस लॉस करेगा वही होगा। बट नॉर्मली अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिख के दिया NaOH या फिर लिख के दिया COH ट्वाइस ऐसे, और ये रिएक्शन कुछ नहीं लिखा है, यहां देखिए एक OH माइनस है, मतलब इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा? 1। अब ये देखिए यहां पे कुछ नहीं रिएक्शन, सिर्फ बेस लिखा है, इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2। बट जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हो सकता है कि दोनों OH माइनस प्रोवाइड कर दे, या हो सकता है एक प्रोवाइड करे। अगर रिएक्शन में एक प्रोवाइड करेगा इसका एसिडिटी बच्चों 1 होगा, अगर रिएक्शन में जाके दोनों OH माइनस प्रोवाइड कर देगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगा? 2। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो बता दी OH माइनस के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात H प्लस के रिस्पेक्ट में, H प्लस एक्सेप्ट करना भी बेस का प्रॉपर्टी है। तो जितना H प्लस 1 मोल बेस एक्सेप्ट करेगा वही उसका कहलाएगा व्हाट? एसिडिटी, ठीक है। समझ गए? डिफाइंड फॉर बेस। सीधा बात याद रखिएगा कि एसिडिटी जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो किसके लिए डिफाइन होता है बच्चों? तो बेस के लिए। अब ये एसिडिटी क्या होता है? तो किसी बेस के पास जितना टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी होता है OH माइनस आयन प्रोवाइड करने का, वही उसका एसिडिटी कहलाएगा।
मतलब दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितना रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होगा किसी भी बेस के पास, वही उसका बच्चों क्या कहलाएगा, एसिडिटी। दूसरा बात ये होता है कि बेस के लिए दो कंडीशन होता है, OH माइनस लॉस करना बेस का प्रॉपर्टी, और H प्लस एक्सेप्ट करना भी बेस का प्रॉपर्टी ही है। मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको भी बेस कहते हैं। तो कंडीशन ये बच्चों, अगर OH माइनस लॉस करने के टर्म्स में अगर एसिडिटी को डिफाइन करें तो सीधा बात देखिएगा कि कोई बेस कितना OH माइनस लॉस कर रहा है, जितना OH माइनस लॉस करेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी। ठीक है बच्चों। बट अगर नॉर्मली बस ऐसे लिख के दिया है कहीं, है ना, रिएक्शन नहीं है, नॉर्मली बेस लिख के दिया NaOH COH ट्वाइस AlOH3, है ना, तो इस कंडीशन में जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके पास OH माइनस लॉस करने का, वही उसका एसिडिटी कहलाएगा। बट जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उस रिएक्शन में उसने जो बेस है उसने कितना OH माइनस लॉस किया। ठीक है, वही उसका एसिडिटी, जितना रिएक्शन में जाके लॉस करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे उसका एसिडिटी जितना OH माइनस लॉस करेगा वही होगा। बट नॉर्मली अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिख के दिया NaOH या फिर लिख के दिया COOH ट्वाइस ऐसे, और ये रिएक्शन कुछ नहीं लिखा है, यहां देखिए एक OH माइनस है, मतलब इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए यहां पे कुछ नहीं रिएक्शन, सिर्फ बेस लिखा है, इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2। बट जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हो सकता है कि दोनों OH माइनस प्रोवाइड कर दे, या हो सकता है एक प्रोवाइड करे। अगर रिएक्शन में एक प्रोवाइड करेगा इसका एसिडिटी बच्चों 1 होगा, अगर रिएक्शन में जाके दोनों OH माइनस प्रोवाइड कर देगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगा 2। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात तो बता दी OH माइनस के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात H प्लस के रिस्पेक्ट में, H प्लस एक्सेप्ट करना भी बेस का प्रॉपर्टी है, तो जितना H प्लस 1 मोल बेस एक्सेप्ट करेगा वही उसका कहलाएगा व्हाट, एसिडिटी। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो यहां पे अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन में लिखिएगा, मतलब इसी को कंटिन्यू करना है। एसिडिटी डिफाइंड फॉर बेस एंड defined as number of moles of OH minus ion given by 1 mole of OH minus ion given by 1 mole of बेस। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। बट नॉर्मली कंसेप्ट क्या बता दिए कि जब कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उस रिएक्शन में वो जितना प्रोवाइड कर रहा होगा OH माइनस वही उसका कहलाएगा एसिडिटी। बट नॉर्मली अगर कहीं लिखा है तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वही कहलाता है उसका क्या, एसिडिटी, है ना। जैसे टीचर्स होते हैं ना, बोलते हैं हम इस कॉलेज से पढ़ के आए, मेरे स्टूडेंट ये किए वो किए, तो उनकी मैक्सिमम बातें होती है। बट जब पढ़ाने आते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस टाइम डिपेंड करता है क्लास में कैसा परफॉर्म किए, किस तरीके से समझाए, सारी बात ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। बस वही बात यहां भी। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन इसका ये है एसिडिटी का, जो कि बेस के लिए डिफाइन है, इसको और करके लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ion taken up by 1 mole of base, 1 mole of base। तो ये कंडीशन है आपका। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिडिटी। अब सीधा सा अगर आप बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूला का, तो जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ाएगा, जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला में आपको बताया गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी हो सब्सटेंस, डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ सब्सटेंस। इस तरीके से निकालते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर हम केस पढ़ रहे हैं वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों,
बेस के लिए, तो यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ व्हाट बेस डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ बेस। और बेस के एन फैक्टर कैसे हम डिफाइन करें बच्चों, एसिडिटी से। तो मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखें, जैसे कंडीशन ये है कि अब मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू बताता हूं। अब ध्यान से देखते जाएं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूं, से अगर बात करें NaOH का, है ना, कि NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो देखिए NaOH के पास कितने हाइड्रोक्साइड आयन बाबू 1, मतलब ये कितना लॉस कर सकता है, मैक्सिमम 1, मिनिमम भी क्या 1, है ना। तो इसका जो एसिडिटी है वो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, समझ गए। नॉर्मली कंपाउंड बस ऐसे लिख के दिया, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं किया है। ठीक है, एक मोल के पास एक ही OH माइनस का मोल देने की कैपेसिटी है, इसीलिए इसका एसिडिटी क्या हो गया 1। अब अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH का बात करें नॉर्मली कंपाउंड के फॉर्म में जैसे लिख के दिया उस टाइम पे, तो सीधा आप कर दीजिएगा मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय 1, मतलब जो इसका मोलर मास है बच्चों वही इसका क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। बट जब मान लीजिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो आपको पता है कि NaOH जब रिएक्शन में जाएगा तो टूटेगा, क्या जनरेट करेगा Na+ और क्या आपका OH माइनस। तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको ये देखना है कि एक मोल कितना OH माइनस को लॉस कर रहा है। तो देखिए 1 NaOH से कितना जनरेट हुआ OH माइनस, 1 ही तो जनरेट हुआ है, तो 1 मोल से 1 मोल जनरेट होगा, है ना। तो इसका जो n फैक्टर है मतलब एसिडिटी है, एसिडिटी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, क्योंकि रिएक्शन में भी ये एक ही OH माइनस लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, एक से ज्यादा कभी लॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन के केस में भी ऑलवेज क्या होगा बच्चों m/1। ये ऑलवेज मतलब नॉर्मली कहीं लिख के दिया तब भी m/1, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तब भी m/1। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल जो है बच्चों, उसमें जैसे नॉर्मली आपको लिख के दिया CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इसके पास कितना OH माइनस आपको दिख रहा है 2, मतलब इसके 1 मोल पे 2 OH माइनस जनरेट करने का टेंडेंसी है, उतना कैपेसिटी है। तो इसका जो एसिडिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मैक्सिमम जो वैल्यू है देने की कैपेसिटी नॉर्मल कंपाउंड के टर्म में, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे एसिडिटी में। जैसे मैक्सिमम 2 ये लॉस कर सकता है मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम है उसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि किसी को रिएक्शन को हम यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, नॉर्मली बस दिखा रहे। ठीक है, यहां लिखेंगे सीधा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2। जनरली हम लोग इसके जो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं वो m/2 के टर्म्स में ही देता है, कंसेप्ट चेक करता है, मेनली n फैक्टर निकालना आपको आता है कि नहीं वो देखता है, और यहाँ पे ज्यादा मोलर मास वगैरह कैलकुलेशन करना नहीं होता। मान लो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो मोलर मास निकाल लेना, कैल्शियम का 14, ऑक्सीजन का 16 + 1 17 × 2, और फिर यहाँ पुट कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। अब दूसरा बात इसमें देखिए बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, हो सकता है किसी रिएक्शन में कि CaOH है ना, COH+ और क्या बना ले OH माइनस। तो देखिए इसके 1 मोल से कितना OH माइनस रिलीज हो रहा है, एक ही तो रिलीज हो रहा है, एक तो इसके साथ ही रह गया, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस रिएक्शन में, इस CaOH ट्वाइस का जो एसिडिटी होगा बच्चों उसको 1 कंसीडर करेंगे कि 1 मोल CaOH ट्वाइस लॉसेस 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन, इसलिए इसका एसिडिटी यहां पे 1 कंसीडर करेंगे। पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कितना लॉस कर रहा है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या हो जाएगा m/1। ठीक है, इसका दूसरा केस आप देखें, दूसरा केस में देखिए मैं दिखाता हूं कि मान लो कि जो CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस ये एक रिएक्शन में मान लीजिए दोनों लॉस कर दे रहा है OH माइनस, 2 टाइम्स OH माइनस। तो देखिए 1 CaOH ट्वाइस 2 OH माइनस को लॉस कर रहा है, मतलब एक ही के पास 2 मैक्सिमम लॉस करने कैपेसिटी भी है, दोनों लॉस भी कर दिया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 1 मोल CaOH ट्वाइस 2 मोल हाइड्रोक्साइड को लॉस कर रहा है, इसीलिए बच्चों इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। और अगर यहां पे हम बात करें इक्विवेलेंट वेट का तो क्या हो जाएगा m/2। तो देखिए ये m/2 और ये m/2 जो स्टार्टिंग बताए थे उससे मैच कर गया। क्यों मैच कर गया? क्योंकि रिएक्शन में यहां उतना ही लॉस कर रहा है जितना इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में रखिए कि नॉर्मल जब बस ऐसे कंपाउंड लिख के दें और आपको बोले फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, तो कंडीशन ये है कि वहां पे उसका n फैक्टर जो मैक्सिमम वैल्यू उसके पास है OH माइनस लॉस करने की कैपेसिटी उससे डिसाइड करते हैं। बट पर्टिकुलर जब किसी रिएक्शन का हम बात करें तो उस रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लॉस किया तो 1 कंसीडर किए, यहाँ 2 लॉस किया तो 2 कंसीडर किए। और बच्चों पर मोल ही आपको देखना है। अगर पर मोल के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कुछ और के हिसाब से आ रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगा के आपको पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है ना इसी टाइप का, जो आप कर लेंगे तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं जाएगा। थर्ड एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH थ्राइस। तो देखिए एल्यूमिनियम के पास OH माइनस कितना दिख रहा है 3, मतलब मैक्सिमम ये कितना OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है 3 प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका जो एसिडिटी है बच्चों वो 3 हो जाएगा। मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट निकाले आप इसका तो m/3 हो जाएगा। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसी मैक्सिमम कैपेसिटी को कंपाउंड के लिए कंसीडर करना है। बट अगर रिएक्शन का बात करें तो देखिए AlOH थ्राइस जो है बच्चों कि हो सकता है ये बना AlOH ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज और साथ में जनरेट करे क्या आपका OH माइनस। तो देखिए 1 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1 OH माइनस जनरेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/1। और अगर इधर बात करें कि मान लीजिए AlOH थ्राइस आपने लिया, ठीक है, और ये टूट रहा है और बना रहा है AlOH है ना +2 और साथ में 2OH माइनस। तो देखिए एक AlOH थ्राइस जो है वो 2OH माइनस जनरेट करेगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट में कितना है 1, इसके कोफिशिएंट में कितना है 2, तो 1 से 2 जनरेट हो रहा है। तो इसका जो एसिडिटी है बच्चों वो क्या हो गया आपका 2 हो गया, है ना। इसका जो इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं तो m/ क्या हो गया 2। थर्ड केस आपको दिखाता हूं। थर्ड केस में अगर मान लो कि हमने ऐसे ले लिया कि AlOH थ्राइस जो है ये रिएक्शन में पूरा का पूरा लॉस कर दे रहा है और Al+3 और साथ में बना रहा है 3OH माइनस। तो देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मतलब 1 मोल AlOH थ्राइस losses 3 mole of क्या OH minus ion. So acidity of this base is equal to what 3. Then अगर हम निकाले इसका इक्विवेलेंट वेट तो हो जाएगा बच्चों m/3। आज थोड़ा मेरा गला लगा हुआ है, एक्चुअली सुबह से क्लास ले रहा हूँ, हमारी क्लासेस बहुत बढ़ गई यहाँ पे थोड़ी, है ना, तो इस वजह से फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज तेज बोलने का, है ना। तो ये इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका m/3। तो इस तरीके का कंसेप्ट का ध्यान रखें। फिर रिपीट कर दूं, नॉर्मल कंपाउंड लिख के दिया बेस तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो उसका एसिडिटी होगा। बट पर्टिकुलर किसी रिएक्शन का बात करें तो आप देख लीजिएगा कि उस रिएक्शन में वो कितना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है ना। आज मैं बात करता हूं दूसरे का और एग्जांपल का। ये एग्जांपल नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसमें मान लो लिए आपने NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये टूटता है NH4 प्लस और OH माइनस, है ना। आप आयनिक पढ़े होंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इसमें देखिए 1 से 1 ही OH माइनस जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका एसिडिटी बोलो या एन फैक्टर बोलो क्या हो गया 1। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/1। और नॉर्मली भी अगर कहीं ऐसे लिख के दिया है NH4OH तो देखिए एक ही OH तो इसके पास है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितना है 1 का, तो कंपाउंड का और रिएक्शन में दोनों मैच कर गया। इक्विवेलेंट वेट इसके कंपाउंड के फॉर्म में भी क्या होगा m/1 ही तो होगा, कुछ और नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन मैंने बता दिया कि कैसे आप जाके कैलकुलेट करेंगे, है ना, n फैक्टर ऑफ बेस मतलब एसिडिटी ऑफ बेस। अब और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं, देखिए जरा, है ना। ये भी मतलब सारे एग्जांपल ही हैं, आप देख लो सारे एग्जांपल, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। जैसे ये रिएक्शन दिया है NaOH और साथ में रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे HCl। आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे का मतलब दुश्मन है, तो रिएक्ट करेगा तो यहां से बना लिया मान लो सॉल्ट NaCl और साथ में बनाया वाटर। देखिए बैलेंस है रिएक्शन, 1 सोडियम 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 1 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सीधा बात याद रखिएगा कि जब एसिड और बेस बच्चों रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सॉल्ट में जो कैटायन है
वो एराइज होता है बेस से, और सॉल्ट में जो एनाइन है वो एराइज होता है फ्रॉम एसिड, ठीक है। और वाटर के लिए क्या चाहिए, H2O चाहिए, तो वाटर में H प्लस एराइजेज फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस एराइजेज फ्रॉम बेस, तो OH माइनस और H मिलकर क्या बन गया, H2O, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखिए यहां से कंडीशन क्या है कि 1 NaOH के पास एक OH माइनस जनरेट करने की टेंडेंसी है ना, और एक HCl के पास एक H प्लस जनरेट करने की टेंडेंसी है। तो देखिए 1 NaOH 1 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक ही तो OH माइनस दिया होगा, और आप देखिए यहाँ कोफिशिएंट में कितना है 1, मतलब वाटर कितना बन रहा है 1, तो वाटर बनने के लिए किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, OH माइनस और साथ में किसका, H प्लस का। तो अगर 1 OH माइनस और 1 H प्लस इन्वॉल्व होगा तो 1 ही तो बनेगा, 1 मोल ही तो बनेगा क्या आपका, वाटर। तो यहां से क्लियर हो गया OH माइनस सोर्स कौन है, NaOH, H प्लस का सोर्स कौन है, HCl, तो 1 मोल OH माइनस कहां से आया, NaOH से आया, तो 1 मोल OH माइनस दे रहा अकेला 1 मोल NaOH, तो इसका जो एसिडिटी है बच्चों वो क्या हो गया 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या हो गया m/1। इस तरीके से जाकर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप यहां पे देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब आप यहां देखिए, जैसे बच्चों अगर ऐसा लिख के दे दिया कि NaOH को अगर आप रिएक्ट करा रहे H2SO4 से, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2H प्लस जनरेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। एक H प्लस को एक OH माइनस चाहिए तो वाटर बन जाएगा, दूसरे H प्लस को फिर से OH माइनस चाहिए तो वाटर बन जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 2 मोल बनेगा क्या आपका वाटर, ठीक है। तो एक बात बताइए, वाटर में हमने क्या बोला, क्या कंबाइन करते हैं, H प्लस और क्या आपका OH माइनस, OH माइनस अरेंजेस फ्रॉम क्या बेस, और H प्लस अरेंजेस फ्रॉम क्या आपका एसिड, तो 2H2 के 2H प्लस भी चाहिए और 2 क्या चाहिए OH माइनस, तो 2H प्लस तो अकेला H2SO4 दे देगा, लेकिन NaOH अकेला एक ही दे सकता है OH माइनस, तो ये दो मिलके देगा। अब बैलेंस करेंगे, लिखेंगे क्या, सॉल्ट Na2SO4, देखिए बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। अब यहां से पता चल रहा है कि ये 2H2O बन रहा है, इसका मतलब 2 OH माइनस यहाँ पे आया होगा और 2H प्लस, तो 2H प्लस तो सीधा दिख रहा है। अब 2H माइनस के लिए अकेला तो NaOH नहीं दे पाया तो 2 मिल के दिया, इसका मतलब इसका एसिडिटी क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा। एसिडिटी निकालने के लिए डेफिनेशन क्या बताए कि 1 मोल जितना OH माइनस लॉस करेगा वही उसका एसिडिटी कहलाएगा। तो देखिए, तो 2 मोल 2 OH माइनस दे रहा है ना, तो 1 मोल कितना देगा, 1 ही तो देगा, तो अभी भी इसका एसिडिटी कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा। ये चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है ये हो जाएगा मोलर मास बाय 1, क्योंकि मोलर मास भी तो हम कितने के लेते हैं 1 मोल का। अगर एग्जैक्ट निकालें तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 24 और ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 40/1। तो ये 40 जो है यही हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या आपका NaOH, ठीक है, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम से तो ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता इक्विवेलेंट वेट, या मैक्सिमम से एन फैक्टर कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब नॉर्मल कंपाउंड के फॉर्म में जो वैल्यू आया है एन फैक्टर का उससे ज्यादा कभी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर भी नहीं आ सकता। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन करा रहे H3PO4 से फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना ये अकेला 3H प्लस जनरेट करेगा। अब देखिए वाटर बनेगा एक H प्लस से एक OH माइनस, है ना, फिर एक आया तो एक और लेगा, फिर एक आया तो एक और आएगा, मतलब 3H प्लस को 3 OH माइनस भी चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 क्या आपका H2O। तो 3 OH माइनस देने की कैपेसिटी इसके पास तो नहीं है अकेला, तो 3 मिल के ये देगा। तो यहां से बना लिया Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट और प्लस वाटर। तो यहां से क्लियर है कि 3 OH माइनस तो आया, कहां से आया, इस बेस से, बट ये अकेला नहीं दिया, 3 मिलके 3 OH माइनस दे रहा है, तो एक अकेला कितना देगा 1, तो मतलब 1 मोल OH माइनस जनरेट कर रहा है। तो इस वजह से बच्चों इसका जो एसिडिटी है वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो हम अगर बात करें इसका इक्विवेलेंट वेट का, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया बच्चों, मोलर मास अपॉन 1, हर बार वही आ रहा है, एन फैक्टर बदल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा किसी रिएक्शन में किस हिसाब से बेस इन्वॉल्व है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अभी और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप और एग्जांपल देख लीजिए, CaOH ट्वाइस
जब रिएक्ट करेगा HCl से और प्रोडक्ट बना रहा है CaOHCl और साथ में H2O, ठीक है, देखो बैलेंस भी है। तो अब देखिए इस रिएक्शन में H2O जो बन रहा है उसके लिए H प्लस और क्या आपका OH माइनस, H प्लस अराइजेस फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस अराइजेस फ्रॉम बेस। अगर वन वाटर सिर्फ बन रहा है इसका मतलब 1H प्लस आया HCl से, वो तो सही है। अब इसके पास 2 OH माइनस प्रेजेंट है बट इसने 2 का 2 प्रोवाइड नहीं किया रिएक्शन के लिए, एक ही दिया है, ठीक है। तो अगर दोनों नहीं लॉस किया है, सिर्फ एक लॉस कर रहा है, तो इसका एसिडिटी सिर्फ 1 होगा बच्चों। यही चीज मैं आपको समझाता था, ठीक है। तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/1, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल आप फिर से देखिए कि मान लीजिए हमने अगर ऐसा दे दिया कि CaOH ट्वाइस और साथ में 2HCl gives CaCl2 प्लस 2H2O। और एक और एग्जांपल है CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 gives CaSO4 और साथ बनाया 2H2O। अब देखिए 2H2O बन रहा है मतलब 2H प्लस भी आया और 2OH माइनस भी आया। तो एक अकेला COH ट्वाइस के पास कैपेसिटी है 2OH माइनस लॉस करने का, तो समझो 2 का 2 अकेला पूरा लॉस कर दिया, इसलिए इसका एसिडिटी क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/2। यहां भी देखिए H2SO4 अकेला 2H प्लस दे सकता है और ये अकेला 2OH माइनस दे सकता है। तो यहां देखिए 2H2O बन रहा है तो 2OH माइनस और 2OH प्लस कंबाइन करके 2H2O ही बनेगा, मतलब इसने 2 का 2 दिया, इसलिए इसका एसिडिटी क्या हो गया बच्चों 2। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका m/2, ठीक है। बोले सर एसिड के लिए बताओ, तो एसिड के लिए भी नहीं, आगे वाले कंडीशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इसी तरीके से बच्चों ध्यान रखना और जो भी कैलकुलेशन है उसे कैलकुलेट करिएगा। अब कुछ और कंडीशन है वो मैं बताता हूं, थोड़ा स्पेशल है, इसको जरा गौर से देखिएगा। कंडीशन इसमें दिया है कि मान लो Na2O है सोडियम ऑक्साइड और ये कंबाइन कर रहा है H2SO4 से, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है यहां से H2O और साथ में Na2SO4, ठीक है। तो जरा गौर से आप देखिए ये डायरेक्ट बेस तो नहीं है बट बेसिक ऑक्साइड है। तो इस टाइप के बेसिक ऑक्साइड के लिए भी आपको एसिडिटी कैलकुलेट करने बोले रिएक्शन में जाके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से सुनिए बताता हूं। नॉर्मली आप एक बात याद रखिए कि एक H प्लस के लिए कितना OH माइनस चाहिए, एक 2H प्लस के लिए क्या चाहिए 2 OH माइनस, 3H प्लस के लिए क्या चाहिए 3 OH माइनस। तो अब आप यहां देखिए कि H2O तो 1 मोल ही बन रहा है, उस चीज पे ध्यान ना दो, सीधा आप यहां देखो कि एक H2SO4 कितना H प्लस प्रोवाइड करेगा 2H प्लस, इसी वजह से तो यहां पे SO4 माइनस 2 जनरेट कर लिया है ना। तो अगर ये 2H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, ये 2H प्लस को पूरा समझ लो इधर बैलेंस कौन कर रहा है अकेला Na2O। इसका मतलब अगर यहां पे कोई बेस होता तो 2H प्लस को बैलेंस करने के लिए उसको कितना OH माइनस देना पड़ता 2OH माइनस देना पड़ता, और अगर वो 2OH माइनस देता तो उसकी एसिडिटी क्या होती बच्चों 2। इस वजह से इस बेसिक ऑक्साइड का भी एसिडिटी 2 होगा। इस तरीके से हम लोग यहां पे निकालते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर बेसिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अब आप ये देखो कि पर मोल उस एसिड ने कितना H प्लस जनरेट किया, पर मोल जितना H प्लस जनरेट करेगा, अब समझिए उतना H प्लस को बैलेंस करने के लिए OH माइनस भी चाहिए पर मोल, तब OH माइनस सोर्स कौन है बेस है, ठीक है। अब जरा बात यहां पे ये है कि 2OH प्लस को अकेला Na2O बैलेंस कर रहा है, मतलब अगर कोई डायरेक्ट बेस होता है एग्जैक्ट है ना तो 2OH माइनस देता तो उसकी एसिडिटी क्या होती है 2, इसलिए इसका एसिडिटी भी क्या लेके चलेंगे आप 2, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चों इसका m/2, ठीक है। समझ गए, ऐसे निकालते हैं। अब जरा आगे बढ़ाता हूं, आगे कंडीशन आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, सारे सिलेक्टेड एग्जांपल मैं बता रहा हूं और सारे अच्छे एग्जांपल। ये आपने कर लिया ना फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल है
ट्रिपल स्टार। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और इसका रिएक्शन हम करा दे रहे H3PO4 के साथ। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक एसिड है और ये डायरेक्ट बेस तो नहीं है बट बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां से प्रोडक्ट बन रहा है Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए एक अकेला H3PO4 3H प्लस देने का कैपेसिटी रखता है और अगर दो मिलके देगा तो 3H प्लस इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6H प्लस। अब एक बात आप खुद समझिए कि 6H प्लस बन रहा है। अब यहां पे अगर लिखते हैं तो लिख देंगे 3H2O। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे इन सबसे कोई लेना नहीं, इसको बैलेंस करो। 3 है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बैलेंस हो गया पूरी तरीके से। अब देखिए 6H प्लस को बैलेंस कौन कर रहा है, MgO। वो भी कितना मिलके बच्चों, 3 मिलके, मतलब 3MgO जो है वो 6H प्लस को बैलेंस कर रहा है। तो 3 2 जा मतलब एक MgO 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है। तो एक MgO अगर 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है और अगर डायरेक्ट कोई बेस होता 2H प्लस को बैलेंस करता तो 2H माइनस उसको देना पड़ता। अगर 2H माइनस को देगा तो उसका एसिडिटी क्या होगा, 2 होगा। इस वजह से इसका भी एसिडिटी क्या हुआ, 2। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, M/2। क्लियर क्लियर। अरे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ तो बताओ, अप्रिशिएट करोगे तो एनर्जी लगाएंगे ना तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है तो बोलो सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक नाम वहां लिखो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताया। दो और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिए। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए। ठीक है, ऑक्साइड बता दिए, है ना, डायरेक्ट बेस लिख बता दिए, रिएक्शन में बेस इन्वॉल्व होगा कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए Na2CO3 है ना, रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl से, वो भी ट्वाइस ऑफ HCl से, और यहां से प्रोडक्ट मान लो बना रहा है ना। प्रोडक्ट क्या बनाया, तो प्रोडक्ट बनाया NaCl 2 टाइम्स और प्लस CO2 और प्लस H2। देखिए बैलेंस होगा, 2 सोडियम है ना, यहां भी देखिए 2 सोडियम, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहां और 1 ऑक्सीजन यहां, तो सब कुछ बैलेंस है बच्चों। अब देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो एसिड है एक अकेला कितना H प्लस देता, 1H प्लस, बट दो मिलके अगर दे रहा है तो कितना देगा, 2H प्लस देगा। अब इस 2H प्लस को बैलेंस करने के लिए ये अकेला Na2CO3 यूज हो रहा है, मतलब एक अकेला 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है। अब सीधा बात, अगर कोई अकेला एसिड 2H अगर कोई अकेला बेस 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब वो कितना OH माइनस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता होगा, 2। बट ये डायरेक्ट बेस तो नहीं है, मतलब उसकी तरह बैलेंस कर रहा है 2 को, तो सीधा बात इसका भी एसिडिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 2। इक्विवेलेंट वेट M/2, M/2। ठीक है, चलिए एक आखिरी एग्जांपल इस टॉपिक का, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास 11 के बच्चे अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, हमारा व्यू मत बढ़ाइए, कोई जरूरत नहीं है। जिसको नीड है वो देखो, जिसको नीड नहीं मत देखो, शेयर वेयर मत करो। मैं पहले तो बोलता था आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं यार, शेयर करने का, है ना। जिसको देखना होगा, जिस दिन देखना होगा देखेगा, कोई टेंशन नहीं। मैं ऐसा नहीं किसी पर डिपेंडेंट हूं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए शेयर करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई मेरे तरफ से फोर्स नहीं है। फ्रेंड को बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, कोई फोर्स नहीं है, आप अपना पढ़ो बस। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ने आए हो, मेरा कोई ये डिमांड नहीं है आप मेरे लिए ये करो। ठीक है, चलिए बस 11th के बच्चे ये वीडियो ना देखें अगर रिडॉक्स रिएक्शन ना पढ़े हो तो। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन का बात करूं अगर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने ले लिया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम करा रहे H2SO4 के साथ।
और ये ऑब्जर्व हुआ है कि 2 इन्वॉल्व हुआ और बना लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ बनाया 2H2O और साथ बनाया बच्चों 2CO2। बैलेंस है। इस टाइप के रिएक्शन में जहां डायरेक्ट बेस ना दिखे और एसिड दिख रहा है सिर्फ, और इसका आपको एन फैक्टर निकालने बोल रहा है ना, तो सीधा एसिड का दुश्मन कौन है? बेस। एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा बच्चों? बेस ही तो करेगा। और अगर डायरेक्ट बेस नहीं तो प्रॉपर्टी तो बेसिक होगा, है ना। तो इसके पास प्रॉपर्टी बेसिक है और बेसिक प्रॉपर्टी मतलब एसिडिटी डिफाइन होगा। तो अब यहां देखिए, ये तो 2H प्लस देगा। अब ये 2H प्लस को अकेला नहीं है, 2 मिलकर बैलेंस कर रहा है, मतलब 2 मिलके 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है, 2 मिलके 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है, 2 मिलके 2H प्लस को बैलेंस कर रहा है। तो एक अकेला कितने को बैलेंस करेगा? 1H प्लस को, है ना। एक ही H प्लस को बैलेंस करोगे बच्चों। तो कंडीशन क्या है कि इसका जो एसिडिटी है वो क्या हो गया? 1। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? m/1। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट बेसिसिटी और ऐसी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, ख्याल रखिए अपना।